नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। पिछले वाली हम वीडियो में हमने पढ़ा था एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज हम पढ़ते हैं एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब हुआ क्या कि जिस समय एमबीटी की ठट्टा में मृत्यु हुई उसी समय वहां पे कुछ लोगों के द्वारा एफएसटी का चुनाव किया गया था। तो एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सुल्तान है जिसका चुनाव होने के बाद क्या हुआ, जिसे गद्दी प्राप्त हुई थी। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे। ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसका क्या हुआ, जिसका निर्वाचन हुआ था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये निर्वाचित सुल्तान था। अब हुआ ये कि जिस समय एफएसटी का ठट्टा जो जगह है सिंध में है, वहां पर राज्याभिषेक हुआ। उसी समय एमबीटी के एक जो एमबीटी जिसे गद्दी सौंप के दिल्ली से ठट्टा गया था, मतलब जिसे अपना जो है ऐसा होता था। देखिए, जैसे जब भी कोई शासक राजधानी से बाहर जाता था तो प्रति शासक के रूप में किसी एक व्यक्ति को राजधानी की जिम्मेदारी सौंप जाता था। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही एमबीटी दिल्ली से गया तो उसने अपना प्रति शासक एक व्यक्ति को बनाया था और इसी व्यक्ति के द्वारा किसी लड़के को गद्दी जो है दिल्ली की दे दी गई थी जब एमबीटी की मृत्यु हुई। अब कुछ लोगों का मानना तो ये था कि एमबीटी का लड़का था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि एमबीटी का कोई लड़का नहीं था। तो विवाद ये पैदा हुआ कि जिस समय एफएसटी दिल्ली में आया तो उसने क्या किया, उस बंदे को हटाया जिसने ये एफएसटी के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह किया था, और ये दोबारा से क्या करता है, ये दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा बंदा है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये है एफएसटी। अब एफएसटी को कुछ इतिहासकारों के द्वारा सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया है। अब सल्तनत काल का अकबर क्यों कहा गया? देखिए, सल्तनत काल का अकबर इसे कहा है एल्फिंस्टन ने, और कहा इस वजह से गया है कि अकबर की तरह इसने भी कल्याणकारी योजना बनाई थी। लेकिन इसे अकबर कहना एक तरीके से मूर्खता है। कारण यह है कि अकबर की जो नीति है वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, यानी कि उसने धर्म के, अगर मैं बात करूं धर्म की, तो उसने जो है धार्मिक भेदभाव नहीं किया था। लेकिन ये बंदा जो है ये धर्मांध व्यक्ति है, ये धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव करता है। इसने हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारे कार्य किए हैं जिसकी वजह से ये धर्मांध कहलाता है। एक इतिहासकार हुए हैं आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो है इसे क्या कहते हैं, इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का वे अग्रज बताते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। जो भी एग्जाम आया है मैं आपको वो बताऊंगा। इसके अलावा एग्जाम के अलावा मैं कोई भी विषय पे बात नहीं करूंगा। अब देखिए क्या है, अब हम जानते हैं कि इसकी जो पॉइंट एग्जाम में आए हैं वे क्या क्या है। तो मूल नाम क्या है? कमालुद्दीन फिरोज। इसका जो एग्जैक्ट नाम है ये है कमालुद्दीन फिरोज। और ये क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठता है। हालांकि मैं आपसे यहां बता दूं, जो तुगलक है इसने अपने नाम के समय तुगलक शब्द नहीं जोड़ा था, इसका नाम केवल फिरोज था। ये तुगलक शब्द आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में जो इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा है इनके द्वारा ये तुगलक शब्द जोड़ा गया है। अदरवाइज इसने अपने नाम के पीछे तुगलक शब्द का उपयोग नहीं किया। ऐसा मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। अगर आपने नहीं देखी है तो तुगलक वंश जहां से मैंने शुरू किया है वहां से आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसके विषय में भी जानकारी हो जाएगी। खैर, अब इसकी माँ देखिए होता क्या है, यहाँ पे क्या है, आजकल एक क्वेश्चन ऐसा है कि किन किन शासकों की माँ क्या थी? हिंदू। जैसे गयासुद्दीन जो तुगलक है उसकी माँ एक जाट महिला थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो हिंदू परिवार से थी। इसी प्रकार इसकी माँ भी जो है बीबी नैला, ये राजपूत महिला है, यानी कि ये भी एक हिंदू है। और ये राममल भट्टी जो है एक अबोहर का शासक है, उसकी ये पुत्री थी। इसके बाद क्या है, ये मैं भी आपको बताया कि ये निर्वाचित सुल्तान है। जिस समय ठट्टा में मृत्यु होती है उस समय इसका निर्वाचन होता है, और इसके निर्वाचन में नसरुद्दीन चिराग एक सूफी संत हुए हैं। तो नसरुद्दीन चिराग की इसके चुनाव में मुख्य भूमिका थी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए अभी आपको बताया 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार सिंध के ठट्टा, सिंध में एक जगह है ठट्टा, वहां पे इसका राज्याभिषेक हुआ, और दूसरी बार दिल्ली में। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है। इसे क्या कहा जाता है? कल्याणकारी निरंकुश शासक। कल्याणकारी निरंकुश शासक क्यों? क्योंकि बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए, लेकिन ज्यादातर जो कार्य किए हैं ये केवल मुस्लिमों के लिए किए गए हैं, हिंदू धर्म के लिए कार्य नहीं किए गए हैं। तो कुछ लोगों ने इसे कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा है। दूसरा है इलियट और डाउन्स, इसे सल्तनत काल का अकबर। जैसे मैंने भी आपको बताया है कि जो है इलियट महोदय, यहाँ पे इलियट का एग्जाम में ज्यादा है,
लेकिन दो व्यक्ति हैं, इलियट और डाउन्स, इसे क्या बोलते हैं, सल्तनत काल का अकबर। इसी प्रकार क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा, फिरोज धार्मिक कट्टरवादी व्यक्ति था। फिरोज ने धर्मांध की नीति अपनाई थी, लेकिन कब? शुरुआत में ये धर्मांध शासक नहीं था। जिस समय ये क्या करता है, सैयद सलार मसूद गाजी एक सूफी संत हुए हैं, जिन्हें योद्धा संत भी कहा गया है। तो सैयद सलार मसूद गाजी की कब्र पे ये जाता है और इसके बाद ये है क्या हो जाता है, कट्टर हो जाता है। अब क्या है, इसने क्या किया, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये जनरली बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में है। इसने क्या किया है, ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया, जजिया कर। अब जजिया कर क्या है, जजिया कर मैंने आपको पहले बताया था जब हमने शुरू किया है यहाँ से इस्लाम धर्म का उदय। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर देखेंगे, आपको जजिया कर की भी जानकारी मिल जाएगी। तो जजिया कर गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर था, लेकिन ये क्या था, शासकों ने इसे अलग रूप से वसूल नहीं किया। ये जो टैक्स है, मतलब जो हम फसल टैक्स देते थे इस समय, जो किसान, फसल टैक्स के साथ ही ये लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे फसल टैक्स से अलग किया। और जजिया कर की 3 श्रेणियां थी। जजिया कर जो है, जो सबसे अमीर हैं इनसे 48 दिरहम, जो दूसरे मध्यम वर्ग के हैं इनसे 24 दिरहम, और जो उससे नीचे तीसरी कैटेगरी के हैं उनसे 12 दिरहम के रूप में ये वसूला जाता था। लेकिन अपाहिज, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े और खासकर जो ब्राह्मण वर्ग हैं इनसे जजिया कर नहीं वसूला जाता था। लेकिन फिरोज शाह पहला ऐसा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। तो ये पहला ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। तो होता है कि बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर इसे जजिया कर के लिए, जजिया कर को माफ करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मना कर देता है। तो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं फिर वे ब्राह्मणों का जजिया कर देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, तकावी ऋण माफ किया। अब तकावी ऋण क्या है, एमबीटी के द्वारा खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिए गए थे। जैसे आज हम क्या करते हैं, आज हम मान लिया हमें खेती करनी है तो हम खेती करने के नाम पे सरकार से टैक्स ले लेते हैं, और उसके बाद हम कुछ भी करें, चाहे खेती करें या कुछ भी करें, इस तरीके से जो हम टैक्स लेते हैं खेती के नाम पे। तो इसी ऐसे ही जो है एमबीटी ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लोगों को क्या किया, तकावी ऋण प्रदान किए थे। लेकिन क्या हुआ, जब वसूली का नंबर आया तो इसने क्या किया, तकावी ऋण को क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इसे कल्याणकारी शासक भी कहा गया। तो इसने ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जिसकी वजह से इतिहासकारों के द्वारा इसे कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट है, हब ए सर्क। हब ए सर्क क्या है, ये एक सिंचाई कर है। एफएसटी ऐसा पहला शासक हुआ जिसने क्या किया, केवल जो इस्लाम जगत में जो 4 कर मान्य है वे 4 कर इसने वसूले थे, बाकी सारे कर इसने माफ कर दिए थे। यानी कि इसने क्या हुआ, इसने 24 से ज्यादा उपकरों को, उप मतलब सब टैक्स को इसने क्या किया था, माफ। लेकिन इसने क्या किया, उलेमाओं की मदद से ये पूछा कि क्या अगर हम किसानों को जो पानी देंगे, क्या हम उस पानी पर टैक्स लगा सकते हैं। तो किसानों पे जो क्या हुआ, जो सिंचाई कर है सबसे पहले वो एफएसटी ने ही लगाया था, क्योंकि उलेमाओं ने ये कर लगाने की इसे इजाजत दी थी। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इसने जो क्या हुआ, जो गैर इस्लामी टैक्स थे उन्हें इसने माफ कर दिया था, लेकिन इसने एक नया कर लगाया था जिसे सिंचाई कर कहा गया। और सिंचाई कर को कहा गया इस समय हाब ए सर्क। तो सिंचाई कर हाब ए सर्क है, और ये लगभग उपज का 1/10 हुआ करता था। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, इसने फिरोज सरकारी पदों को वंशानुगत बनाता है। देखिए अब होता यह है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की भर्ती करता है। लेकिन ये बंदा क्या करता है, ये बंदा जो है, जो जैसे मान लिया सपोज करो मैं हूं और मैं सेना में भर्ती हो गया, तो मेरे बाद मेरा लड़का सेना में भर्ती हो जाएगा और उसके बाद उसका लड़का। तो वंशानुगत इसने नियम बना दिए थे। लेकिन ये जो नियम है, इससे पहले ऐसे नियम नहीं थे। हालांकि देखिए मैं यहां से शुरू से बताता हूं आपको, इल्तुतमिश के समय से क्या हुआ, वंशानुगत आधार पर सैनिकों की भर्ती होती थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में बंद कर दिया था। उसने योग्यता के आधार पर सैनिकों की भर्ती की। लेकिन उस इल्तुतमिश वाली प्रथा को दोबारा से वंशानुगत बनाने का जो प्रयास है, ये किसके द्वारा किया गया, ये एफएसटी के द्वारा किया गया। यानी कि जो प्रथा बंद हो गई थी शुरुआत में, फिर उसे दोबारा से लागू इसने किया। इसने कहा है इसके विषय में कि जब ईश्वर बुढ़ापे में अपने जो है लोगों की सेवा करता है, तो फिर मैं भी ऐसा क्यों ना करूं।
तो ये जो है इस वर्ष से इस तरीके से तुलना करता है। इसके बाद जो है इतलाक नामक हुंडी चलाई। अब हुंडी क्या है जी? हुंडी का देखिए, मैं अभी यहाँ बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हुंडी के विषय में मैं आपको जब सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था बताऊंगा तब मैं इसके विषय में आपको समझाऊंगा कि हुंडी होती क्या थी। ठीक है, ये एक तरीके से विनिमय का माध्यम होता था, बार्टर सिस्टम था। ठीक है, जैसे आज हम चेक लेके जाते हैं और पैसा ले लेते हैं, इसी तरीके से होता था। हुंडी एक तरीके से चेक की भांति होती थी। फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ, डिटेल से मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसने इतलाक नामक हुंडी चलाई थी। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन एग्जाम आया कि सल्तनत काल का कौन सा ऐसा बंदा है जिसने क्या किया, ब्राइब को बढ़ावा दिया। ब्राइब मीन्स मतलब रिश्वत, मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसने रिश्वत या फिर जो ब्राइब है इसको बढ़ावा दिया था? तो ये बंदा था एफएसटी। अब इसके विषय में किसने लिखा? इसके विषय में लिखा है अफीफ ने। अफीफ एक इतिहासकार हुआ है। अफीफ क्या कहता है? अफीफ के अनुसार घुड़सवारी को टका दिया। तो इसने क्या किया, एक घुड़सवार को टका दिया ताकि वो अपने घोड़े को क्या करवा सके, पास करवा सके। तो सल्तनत काल में पहली बार रिश्वतखोरी का जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ये मिलता है एफएसटी के समय। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में ऐसा पहला बंदा हुआ है जिसने क्या किया, जिसने राज्य की इनकम को जांच करवाई थी। मतलब हमारे राज्य की आय कितनी है, ऐसा इसने जांच करवाया था। उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पे इसके जो राज्य है उसकी आय का आंकलन किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ख्वाजा जो है हिमासुद्दीन जुनैदी ने क्या किया, राज्य की आय का आंकलन किया। उसने बताया कि लगभग जो आय है राज्य की वो 6,85,000 है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा फॉल्ट है किताबों में, कहीं कहीं ये 6,75,000 लिखी हुई है, तो कहीं कहीं 6,85,000। असल में ये जो फॉल्ट मिलता है, ये मिलता है समकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया डाटा। क्योंकि इस समय का जो इतिहास, जो एफएसटी का हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, ये दो बंदों के द्वारा लिखा गया। एक है अफीफ ने किताब लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, और बर्नी ने भी यही किताब लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। तो दो राइटर हैं जिनकी किताब का नाम एक ही है। लेकिन अफीफ की जो किताब है ये एफएसटी का पूरा वर्णन करती है, पूरे काल का वर्णन करती है, जबकि बर्नी की जो किताब है इसके केवल 6 साल का वर्णन करती है। तो इन किताबों में मिले अलग अलग डाटा के आधार पर जो इतिहास लिखा गया है उसकी वजह से ऐसा फॉल्ट होता है। तो आप याद रखेंगे कि 6,85,000 इस समय जो राज्य है उसकी इनकम है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या हुआ, ये ऐसा बंदा है जिसने नए नगरों का निर्माण कराया था। ये सभी में भी जानते भी होंगे। इसके बारे में कहा गया है कि इसने 300 नए नगर बसाए थे, जिनमें जौनपुर, फिरोजपुर, ठीक है, जौनपुर, फिरोजपुर, यहाँ देखिए फिरोज, जौनपुर, फतेहाबाद, ये जो नगर हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। जौनपुर नगर को आपको स्पेशल याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके सम्मान में की गई थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है ये जोना खां के सम्मान में की गई थी। अब जोना खां कौन है? जोना खां जो है ये कौन है? जोना खां यानी कि एमबीटी, और एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने चचेरे भाई के सम्मान में, या अपने हम कह सकते हैं कि अपने भाई के सम्मान में इसने जौनपुर नगर की स्थापना की। और यही जौनपुर बाद में आगे जाकर सरकी वंश की राजधानी भी बना। जैसे ही में आगे बढ़ेंगे तो एक वंश हुआ जौनपुर में सरकी, और जौनपुर को आगे जाके भारत का सिराज कहा जाने लगा। कारण ये था कि यहाँ पे इस्लामी शिक्षा दी जाती थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जौनपुर की एक मस्जिद भी बहुत प्रसिद्ध हुई जिसका नाम था अटाला मस्जिद। हालांकि ये कहा जाता है कि अटाला एक देवी का मंदिर था, और इस देवी के मंदिर को नष्ट करवा के यहाँ पे जो है क्या बनाई गई थी, मस्जिद। तो अटाला मस्जिद जो है काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए सल्तनत काल में जो कृषि सल्तनत काल में क्या हुआ, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला जो पहला शासक है ये है गयासुद्दीन। लेकिन सल्तनत काल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया एफएसटी ने। इसने 5 बड़ी नहर बनवाई थी। अभी 5 बड़ी नहर कौन कौन सी हैं देखिए, दिल्ली से यमुना पहली है, सतलज से घग्गर दूसरी, सिरमौर से हांसी तीसरी, और घग्गर से फिरोजाबाद चौथी, और यमुना से फिरोजाबाद 5वीं। तो ये 5 नहर जो हैं इसके द्वारा बनवाई गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं नहरों के माध्यम से क्या हुआ, बड़े पैमाने पर सिंचाई हुई। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि फिरोज के द्वारा जो बनाई नहर है इसका सबसे ज्यादा लाभ किस राज्य को हुआ? तो सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, ये सबसे ज्यादा लाभ होता है किसे? हरियाणा राज्य को। तो नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद क्या हुआ,
देखिए इसने 1200 नए बाग लगवाए थे। दिल्ली का सल्तनत के आसपास 1200 बाग लगवाए, जिसमें अंगूर वगैरह के बाग थे और इनसे बड़ी रकम प्राप्त होती थी। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसने कुस्क ए शिकार महल, शिकार करने के लिए भी, यानी कि आखेट भी बोला जाता है शिकार को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हंटर, तो आखेट या शिकार खेलने के लिए भी एक महल का निर्माण दिल्ली के आसपास कराया था, जिसका नाम है क्या, कुस्क ए शिकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या होता है, ये बंदा मैंने अभी आपको बताया कि धर्मांध बंदा है, तो क्या करता है, ये मुस्लिम महिलाओं को मजारों पे जाने से रोकता है। और ऐसा किस किसने किया, ऐसा सिकंदर लोदी भी करता है और ऐसा औरंगजेब भी करता है। इसी वजह से आरसी मजूमदार इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज भी बोलते हैं। तो ऐसा पहला बंदा है जो क्या करता है, मुस्लिम महिलाओं को मजारों पे जाने से रोकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा सिकंदर लोदी ने भी किया, याद रखेंगे। इसके बाद की अगर बात करोगे तो देखिए सलार मसूद गाजी के मकबरे की यात्रा की, जैसे मैंने भी आपको बताया है। तो यहाँ से अगर आप अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ये आया है कि फिरोज शाह तुगलक धर्मांध कब हुआ था, तो सैयद सलार मसूद गाजी के मकबरे पे जाने के बाद हुआ था, मैंने पहले भी आपको बताया है अभी। इसके बाद क्या है, देखिए फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा शासक था, लेकिन एक अच्छा योद्धा शासक इसे नहीं माना जाता। कारण है इसने 2 बार बंगाल अभियान किया और दोनों ही बार ये क्या हुआ, विफल। तो ये जो है शासक के रूप में तो एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन ये साम्राज्यवादी व्यक्ति नहीं है, ये साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। एक योग्य शासक एज ए साम्राज्यवाद के रूप में ये साबित नहीं हुआ था। 2 बार बंगाल अभियान किया और दोनों ही बार ये विफल हुआ। लेकिन बंगाल अभियान का जो गुस्सा है वो इसने उड़ीसा पर निकाला। उड़ीसा में 2 मंदिर थे, उड़ीसा में बहुत सारे मंदिर थे, जिसमें जो है मुख्य मंदिर है, कौन सा, मुख्य मंदिर जिसे आज भारत के 4 धामों में से एक भी माना जाता है, और यह है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है, या 4 धामों में से एक है। इस मंदिर को नष्ट करवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर जो है ये है आपका हिमाचल में। तो 2 मंदिर जो ये प्रमुख हैं उन्हें नष्ट करवाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, महदवी आंदोलन। इस्लाम में एक आंदोलन चला था महदवी, उस आंदोलन जो है उस आंदोलन को भी इसने नष्ट करवाया। ये गुजरात के आसपास क्षेत्र में चला गया था। इसके बाद क्या है, राज्य के खर्च पर हज की यात्रा। पहले जो है हज की यात्रा स्वयं के खर्चे पर होती थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने राज्य के खर्च पे हज की यात्रा की शुरुआत की। और साथ साथ में सल्तनत काल में ऐसा पहला शासक है जो क्या करता है, 2 बार खलीफा से, या 2 बार जो है खलीफा से मिल्लत हासिल करता है। 2 बार खलीफा से क्या करता है, खलीफा के सहायक की उपाधि धारण करता है। तो ऐसा जो है करने वाला ये पहला बंदा है, तो ये आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए दीवानी बदगान विभाग। अब दीवानी बदगान क्या है, दीवानी बदगान विभाग क्या है, ये है एक तरीके से दास विभाग। आप सभी ने सुना होगा कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा दास किसके पास है, तो सल्तनत काल में भाई सबसे ज्यादा दास किसके पास है, फिरोज शाह तुगलक के। इसके विषय में कहा जाता है कि मतलब दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया था भाई ने। तो ये डिपार्टमेंट दास से बदगान विभाग कहलाया, और इसमें 1,80,000 दास थे, जिसमें से 12,000 दास जो है इसने अपने आसपास के क्षेत्र में लगाए हुए थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद क्या है, दीवानी खैरात। गरीब लड़की, खासकर गरीब मुस्लिम लड़कियों का विवाह करवाने के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसका नाम है दीवानी खैरात। देखिए गरीब लड़कियों के विवाह के लिए विभाग खोला गया है। इसके बाद है सल्तनत का जयसिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे सल्तनत काल का क्या कहा जाता है, जयसिंह। तो सल्तनत काल का जयसिंह इसे इस वजह से कहा गया कि इसके समय में जल घड़ी का आविष्कार हुआ था। आगे जाके क्या हुआ, एक राजा हुए जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर नगर की स्थापना भी की थी, और इनके द्वारा 5 जगह पे जंतर मंतर बनाए गए थे। तो जयसिंह से तुलना की जाती है और इसे सल्तनत काल का क्या बोला जाता है, जयसिंह। और कारण क्यों, क्योंकि जल घड़ी या ताश घड़ी बनाई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर बात करेंगे दारुल सफा, तो दारुल सफा, अब ये दारू से मत जोड़ लियो उसे आप। ये दारुल सफा मतलब एक क्या है, एक अस्पताल है, यानी कि जो गरीब हैं उनकी चिकित्सा के लिए इसने एक अस्पताल बनवाया था। इसके अलावा अनुवाद विभाग की स्थापना की, बहुत सारे ग्रंथों का जो है क्या किया, ट्रांसलेट, ऐसा अकबर भी करता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी और अकबर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की। दोबारा सुनिए, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी और अकबर ऐसे शासक हैं जिन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद दीवान ए इस्तिहाक। तो दीवान ए इस्तिहाक क्या होता है, ये पेंशन डिपार्टमेंट है। तो गरीब, बुजुर्ग,
महिलाएं जो असहाय हैं या फिर जो एक तरीके से क्या है, जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उनके लिए इसने डिपार्टमेंट बनाया था, पेंशन विभाग। तो पेंशन भी दी जाती थी, जैसे आज भी भारत में क्या है, आज भी भारत में बहुत सी जगह पे बूढ़ों को पेंशन मिलती है। तो इसी प्रकार इसने पेंशन डिपार्टमेंट भी बनाया। तो इस डिपार्टमेंट का नाम आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ये दीवान इस्तिहाक, दीवान इस्तिहाक। इसके बाद है चांदी का ससगनी। तो चांदी का सिक्का भी भाई साहब जो है जारी करते हैं, जिसका नाम है ससगनी। तो चांदी का सिक्का जारी किया था। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया है बरनी और समय सिराज, पहले गलत बोल गया था, सदाफीफ कहा था मैंने, सॉरी उसके लिए। तो इसने बरनी और समय सिराज, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, सॉरी इसका नाम ही समय सिराज अफीफ है, थोड़ी गलती होगी। तो बरनी और समय सिराज ने क्या, तारीख फिरोजशाही की स्थापना की थी। ठीक है, बरनी और समय सिराज, अफीफ पूरा नाम है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। तो बरनी और समय सिराज क्या है, तारीख फिरोजशाही लिखते हैं। इसके बाद है आत्मकथा। तो भाई साहब जो है अपनी आत्मकथा भी लिखते हैं। तो इसकी आत्मकथा क्या है, इसकी आत्मा है फतुहात फिरोजशाही। तो फतुहात फिरोजशाही, इसने स्वयं अपनी आत्मकथा भी लिखी है। और इसका जो वजीर है ये है मकबूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिरोज का जो वजीर हुआ इसका नाम था खाने जहां मकबूल। खाने जहां मकबूल कौन था, खाने जहां मकबूल का तेलंगाना के जो आसपास है यहाँ का एक ब्राह्मण था, जो बाद में क्या करता है, इस्लाम धर्म अपना लेता है। और इसी खाने जहां मकबूल का मकबरा बनाया गया है दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर जब कराऊंगा तो इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि मकबरा क्यों प्रसिद्ध है। तो आज का जो हमारा सेशन है ये खत्म होता है। फिरोज शाह का जो शासन काल है काफी लंबा रहा। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।